नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की खबर के साथ। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान सीएम ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से कल मुलाकात की थी। उनके आवास पर यह मुलाकात हुई थी और उन तस्वीरों को शाह और योगी ने ट्वीट भी किया। जिस तरह से गुरुवार को के दिन योगी आदित्यनाथ के लिए काफी व्यस्तता भरा था, तो उसी तरह से आज का दिन भी रहने वाला है। आज सीएम की मुलाकात पीएम से होने वाली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। गुरुवार को उन्होंने गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम है। गुरुवार की दोपहर दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी की पहली मुलाकात अमित शाह से हुई। 95 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने ट्वीट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की तस्वीरों के साथ लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात के दौरान गृह मंत्री को एक पुस्तक भेंट की। इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर कर लिखा, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। भेंट हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी का हार्दिक आभार। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी यूपी सदन वापस लौट गए, लेकिन देर शाम तक उनसे मिलने आने वाले नेताओं का सिलसिला जारी रहा। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे। बुधवार को ही कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने भी योगी से मुलाकात की। जितिन प्रसाद ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट करा दिया। सर, जो मुलाकात रही है, क्या बातचीत हुई है योगी जी से? नहीं, आज मेरा जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग के बाद मुख्यमंत्री जी से मेरी भेंट हुई, शिष्टाचार भेंट। सर, कुछ आपकी भूमिका उत्तर प्रदेश में क्या रहेगी, इस पर कोई चर्चा हुई है? वो कुछ नहीं, शिष्टाचार के बाद जो स्थान मिला है भारतीय जनता पार्टी परिवार में और हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उसी पे बस बात। गुरुवार की तरह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आज का दिन भी काफी व्यस्त रहने वाला है। सुबह से 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने जाएंगे। बताया जा रहा है कि दोनों की ये मुलाकात दोपहर 12:30 बजे होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और कल दिल्ली में सियासी हलचल तेज रही। मुलाकातों का दौर पूरे दिन चलता रहा। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में अमित शाह और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल के बीच मुलाकात की। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से उनकी मुलाकात की। ये दोनों मुलाकात कल गुरुवार को अमित शाह के घर पर ही हुई। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ। लखनऊ के गोमती नगर से असम के रहने वाले पति पत्नी समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोमती नगर पुलिस और एडीसीपी ईस्ट की क्राइम टीम ने यह गिरफ्तारी की है। ये गैंग जिस्म फरोशी के लिए नाबालिग लड़कियों को पूरे देश में सप्लाई करता था। जानकारी के मुताबिक देश के कई राज्यों में इसके नेटवर्क फैले हुए हैं। इस दौरान असम की 2 नाबालिग लड़कियों को भी पुलिस ने इस गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया। बताया यह जा रहा है कि नाबालिग लड़कियां असम के कामरूप की रहने वाली हैं। असम का फैजुद्दीन ही गिरोह का सरगना है, जिसे उसकी पत्नी समेत लखनऊ के गोमती नगर से बीती रात गिरफ्तार किया गया। ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, बहुत बड़ा गैंग और बहुत बड़ा खुलासा, यहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी। ये बड़ी कामयाबी है। ये इंटर स्टेट लेवल का गैंग है। ये असम से नॉर्थ ईस्ट की और कुछ गरीब मजबूर नाबालिग लड़कियों को लाते थे, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते थे और इनको जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल देते थे। फैजुद्दीन इसका किंग पिन बताया जा रहा है, वो भी गिरफ्तार है, उसकी पत्नी साथ में है। और यहाँ लखनऊ में वो जिसको सप्लाई करते थे, कंचन आंटी करके महिला बताई जा रही, वो भी गिरफ्तार कर ली गई है। उसके साथ के 2 युवक हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खुशी की बात यह है कि 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने मुक्त करा लिया है।
बिल्कुल। और अब ऋषभ, इस पर ध्यान देना होगा कि इसका नेटवर्क कहाँ तक फैले हैं। क्या कुछ और लड़कियां इनके चुंगल में हैं जो इनके मार्फत, इनके जरिए दूसरे राज्यों में, दूसरे घरों में मौजूद हैं, उनको भी मुक्त कराना जरूरी है। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर सीतापुर से बड़ी खबर, यहां पर कुत्ते को लेकर जोरदार विवाद हुआ। यहां दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए, ईंट पत्थर से एक दूसरे पर हमला हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई राउंड फायरिंग की भी खबर आ रही है। भारी पुलिस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया। बिस्वा कोतवाली इलाके के मास्टर कॉलोनी का यह मामला है। तो बताया जा रहा है कि कुत्ते को लेकर विवाद की शुरुआत हुई और जिसके बाद दो पक्ष एक दूसरे पर हमला कर बैठे। और जो मौके की तस्वीर है उसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर मारपीट हुई है। फायरिंग की भी खबर है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस टीम के पहुंचने के बाद ही स्थिति को कंट्रोल किया जा सका। कई राउंड फायरिंग की खबर बताई जा रही है। तो एक दूसरे पर लाठी डंडों, ईंट पत्थर से हमला, फायरिंग की भी बात कही जा रही है। हालांकि इस बात में कितना दम है, संदीप मिश्रा हमारे सहयोगी बताएंगे आपको। संदीप, क्या हुआ था, किस तरह से, क्या वाकई गोलीबारी भी हुई थी, कोई जख्मी भी हुआ है क्या? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है ये बिस्वा कोतवाली इलाके के मास्टर कॉलोनी का मामला है। देर रात यहाँ पर पालतू कुत्ते को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। लाठी डंडों के बीच में ही दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बड़े बड़े ईंट पत्थर पड़े हैं, तो वहां के हालात से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस ईंट पत्थर और लाठी डंडों के बीच में आधा दर्जन से अधिक लोग जो है घायल हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल ने पहुंचने पर तब जाकर स्थिति को कंट्रोल किया है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो लगातार ईंट पत्थर चलाते रहे हैं। बीच में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि फायरिंग की भी घटना हुई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वहां पर मौके से संदीप, अब पुलिस मौके पर मौजूद है, कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर योगी सरकार के निर्देश पर प्रयागराज रेंज में भी शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला। मंडल के चारों जिलों यानी कि प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 1 अप्रैल से लेकर अब तक पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने यहां पर अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में 15 करोड़ की 60,403 लीटर अवैध शराब बरामद की। पूरे रेंज में 594 मुकदमे दर्ज किए गए। 655 आरोपियों को गिरफ्तार भी अब तक किया गया है। अवैध शराब के खिलाफ की गई कार्रवाई से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। 1 अप्रैल से चलाए गए इस अभियान के तहत कई इनामी शराब माफियाओं के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रयागराज में, प्रतापगढ़ में और फतेहपुर में कुछ अवैध शराब पीने से लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये शिकायत आ रही थी कि प्रतापगढ़ में काफ़ी अवैध शराब बनाई जा रही है और इसका एक इंडस्ट्री के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने अप्रैल से लगातार अब सूचनाएं इकट्ठा करना शुरू की और 1 अप्रैल से हम लोगों ने ड्राइव चलाई कि जो भी अवैध शराब, जो नदी के किनारे जो लोग अवैध शराब बनाते हैं उन लोगों को, और जो भी दुकानें थी एक्साइज के साथ एक ज्वाइंट टीम बना करके सारी दुकानों को जो लाइसेंसेस थी उनकी चेकिंग की गई। और इसके परिणाम ये रहे कि प्रतापगढ़ में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जिसमें 10 करोड़ की कीमत की। और यूपी के अलीगढ़ समेत कई जिलों में अवैध शराब से हुई मौतों के बाद योगी सरकार के निर्देश पर शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। प्रयागराज मंडल के चारों जिलों में ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई है अब तक 1 अप्रैल से लेकर अभी तक में, और हजारों लीटर अवैध शराब बरामद किए गए, उन्हें नष्ट किया गया है। अगली खबर आपको बता दें इटावा से, जहां पर बड़ी खबर है। प्रकाश टॉकीज के सामने एक निजी क्लिनिक में मरीज और स्टाफ के बीच देर रात किसी बात को लेकर बवाल हो गया। मारपीट में दोनों के सिर फूट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और बवाल करने वालों को हिरासत में लिया। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्राइवेट क्लिनिक में बवाल की ये खबर आ रही है। प्राइवेट क्लिनिक में आधी रात भिड़ गए मरीज और स्टाफ, और देख रहे हैं आप कि यहाँ पर लहूलुहान भी हो गया है। एक शख्स, उसके सिर में चोट आई है। इस दौरान मौके पर पुलिस पहुंची, फिर वहां पर हिरासत में लिया गया कुछ लोगों को, जिसके बाद मामला शांत हुआ। ये
ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये घटना के बाद की तस्वीर है। पुलिस टीम को मौके पर पहुंचना पड़ा, तब जाकर सभी शांत हुए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी है। युवक चरवा थाना के अहिदरा गांव का रहने वाला था। युवक ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान उसने क्यों दी, पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी है। पुलिस को युवक के जेब से मोबाइल फोन मिला, जिसके बाद पता चला कि उसका नाम रिंकू है और वो चरवा के अहिदरा गांव का निवासी है। पुलिस ने रिंकू के परिवार वालों को जानकारी देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर संभल में बीजेपी विधायक अजीत यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। विधायक का आरोप है कि एक शख्स को 4 दिन से इलाज नहीं मिल पा रहा और अधिकारी सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। विधायक के मुताबिक मारपीट में एक शख्स घायल हो गया था, उसका मेडिकल तो किया गया, लेकिन जिला हॉस्पिटल में न तो मरहम पट्टी की गई न ही दवाई दी गई, जिससे नाराज होकर विधायक अजीत सिंह घायल शख्स को अपने साथ लेकर सीएमओ ऑफिस पहुंचे और नाराजगी जाहिर की। बीजेपी विधायक ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर कई सवाल उठाए हैं। तो हमारे जनपद में जो डॉक्टर हैं उनकी संख्या बहुत कम है। हमारे जो बहजोई है, यहाँ पर जिला मुख्यालय है, यहाँ पर कोई भी एक्सरा मशीन नहीं है। दूसरा, यहाँ पर कोई अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और भी तमाम सुविधाओं की कमी है। और जो डॉक्टर वगैरह हैं यहाँ पर फर्जी डॉक्टरी भी करते हैं। बहुत पैसे का धंधा चल रहा है यहाँ पर बहुत बुरी तरह से। इनके हाथ में चोट लगी है, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो रजपुरा में इनका मेडिकल लीगल किया गया। उसके बाद इनको एक्सरे के लिए जिला अस्पताल संभल भेजा गया। वहाँ पे इनका एक्सरे हुआ, लेकिन इनका कहना ये है कि इनको ये नहीं बताया कि इनके हाथ में फ्रैक्चर है और ना ही जो है इनको किसी तरीके का प्राथमिक उपचार वहाँ दिया गया। अगर हड्डी हाथ में टूटी थी तो वहाँ इनका प्लास्टर होकर के इनको इंजेक्शन करने चाहिए थे और कुछ जो भी सलाह है वो देके इनको लाभ दिया जाना चाहिए। तो सरकार बीजेपी की और बीजेपी के विधायक इस जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इधर ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना पुलिस ने एक युवक का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन और वीडियो भी बरामद किया है। पीड़ित युवक से ये लोग ग्राइंडर ऐप के माध्यम से मिले थे। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक को बंधक बनाकर 4 आरोपियों ने कुकर्म भी किया और इस दौरान वीडियो बनाया और फिर उसी वीडियो के आधार पर युवक को ब्लैकमेल करते थे। आरोपी 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ग्राइंडर गे ऐप के जरिए उनसे दोस्ती हुई, उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, उसके बाद उसके साथ मारपीट की, मुख मैथुन किया और फ़ोन पे के माध्यम से 5,000 रुपये ले लिए तथा वीडियो बना लिया। उन्होंने 2 लाख रुपए मांगे कि वीडियो वायरल कर देंगे। इस आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करके इसमें फ़ोन पे का डिटेल लेकर के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र के लालपुर चौराहे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ और यहां तेज रफ्तार टेम्पो और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। राम अवतार और अनिल नाम के 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टेम्पो जहानाबाद से अमरिया की तरफ जा रहा था, जबकि मोटरसाइकिल सवार अमरिया से जहानाबाद की ओर जा रहे थे। इधर बच्चों को वैक्सीन जल्द आने वाली है बच्चों के लिए और बच्चों को लगने वाली वैक्सीन का ट्रायल कानपुर में शुरू हो चुका है। पहले फेज में 12 वॉलंटियर किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। अच्छी बात यह रही कि अब तक किसी भी बच्चे में साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई के बाद अब कानपुर में भी बच्चों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल को क्लिनिकल ट्रायल का सेंटर बनाया गया है। गुरुवार को शहर के 12 से 18 साल के 12 वॉलंटियर किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। भारत बायोटेक की बनाई गई बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल 50 वॉलंटियर पर किया जाना है, जिसकी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अभी तक देखिए हम लोगों को 50 वॉलंटियर्स करने हैं। उसमें हम लोग उन्हें कल लिए थे, आज भी 2-3 हुए तो 15 के आसपास हो चुके हैं। कोई इस प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है।
माइल्ड फीवर हल्का हो जाना या इंजेक्शन साइट पे थोड़ा लोकल पेन हो जाना, इसके अलावा कोई ऐसा अनटूवर्ड इफेक्ट नहीं देखा गया है। सबसे अच्छी बात ये रही कि वैक्सीन की पहली डोज के किसी भी किशोर में कोई खास साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। अब 28 दिन के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। बच्चों को वैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टर्स उनका एंटीबॉडीज और टी सेल्स की जांच करते हैं। इसमें यह है कि 12 से 18 साल के बच्चों में हमने 12 बच्चे करीबन लिए हैं, 1-2 बच्चे और आ गए हैं आज। तो उन बच्चों को पहले उनका RT-PCR फॉर कोविड और उनका एंटीबॉडीज भी कराया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चा जो है कोविड से ग्रसित नहीं है और पहले ग्रसित हुआ भी नहीं था। इसके बाद उस बच्चे को कोवैक्सीन का इंजेक्शन दिया जाएगा और वो इंजेक्शन फिर 28 दिनों के बाद दोबारा बुलाया जाता है, तो उसमें देखेंगे कि एंटीबॉडीज कितनी बनी। भारत बायोटेक की वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल करने के लिए ICMR ने प्रखर हॉस्पिटल को सेंटर बनाया है। इससे पहले भी बड़ों के लिए वैक्सीन ट्रायल का केंद्र इसी अस्पताल को बनाया गया था। पहले फेज में 12 से 18 साल के किशोरों पर ट्रायल किया जा रहा है, तो दूसरे फेज में 6 से 12 साल के बच्चों पर और तीसरे फेज में 2 से 6 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी की रिपोर्ट। तो दिल्ली से लेकर पटना और कानपुर तक बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर ट्रायल चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।